नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका और अलग से टॉपिक लिखा हुआ है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। उसके बाद आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक लिखा हुआ है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये क्या है? संघ की कार्यपालिका के भाग है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि भारतीय संविधान के भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संघ। ठीक है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। ठीक है, तो भाग 5 में लिखा हुआ है संघ। और संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है? संघ के अंतर्गत आता है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। और इसी कार्यपालिका के अंतर क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और आता है मंत्रिपरिषद। और क्या आता है? महान्यायवादी। ठीक है, तो यही हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? भाग 5 में लिखा हुआ संघ। ठीक है, और संघ में क्या क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, सर्वोच्च न्यायालय और क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका अपने सिलेबस में लिखी हुई है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम देखेंगे क्या? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री देखेंगे। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये कहाँ की देन है? ब्रिटेन की देन है। ठीक है, ब्रिटेन से प्रभावित था। भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो सब ब्रिटेन से प्रभावित थे, तो वहाँ से संसदीय शासन प्रणाली को हमने अडॉप्ट किया है। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? इसकी दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, एक तो होता है औपचारिक प्रमुख, ठीक है, या नाम मात्र का प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। ठीक है, एक क्या होता है? वास्तविक प्रमुख। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नाम मात्र का प्रमुख तो कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको विधितः प्रधान बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तथ्यतः प्रधान बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? औपचारिक प्रमुख बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रमुख बोलते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसलिए जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल 75। उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की सहायता से क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है? क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र है? ठीक है, ऐसा नहीं है।
क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए जो राष्ट्रपति है वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। ठीक है, तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिस समय राष्ट्रपति जो है अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने स्वविवेक से किसी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। एक जैसे पहली परिस्थिति तो क्या है, किसी भी दल को लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। एक सिचुएशन तो क्या है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। तो एक तो स्थिति क्या है कि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेक पर, अपनी स्वविवेकीय शक्ति के आधार पर, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करे। ये किसकी शक्ति है? ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है। ठीक है, दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो है अचानक मृत्यु हो जाए और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में यह राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति है, राष्ट्रपति का विवेकीय अधिकार है कि वो किसे प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करे। ठीक है, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी को क्या नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई भी स्पष्ट नेता नहीं हो। ठीक है, या फिर दो नेता समान रूप से प्रभावशाली हो। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दो नेता समान रूप से प्रभावशाली हो। अब इसलिए राष्ट्रपति को तय करना है कि वो किसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम देख रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा है? आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 75 के तहत, और प्रधानमंत्री की सहायता से क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने विवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं वो हमने देखी है। ऐसी परिस्थितियां तीन होती हैं। एक तो किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, दूसरा प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, और तीसरा दो नेता समान रूप से प्रभावशाली हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। उसके बाद में हम बात करें प्रधानमंत्री के वेतन। तो प्रधानमंत्री का वेतन कौन डिसाइड करता है? संसद निर्धारित करती है समय समय पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री की योग्यताओं की क्या बात करें तो प्रधानमंत्री की योग्यताएं वही योग्यताएं होती हैं जो एक, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या है? एक मंत्री है मतलब संसद का सदस्य है। तो जो संसद के सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही किसके लिए योग्यताएं होती हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं होती हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? समकक्षों में प्रथम होता है तो वो भी एक मंत्री ही, लेकिन वो क्या है? प्रधानमंत्री है। वो मुख्य, मतलब जो सभी मंत्रियों में से जो प्रमुख है वो कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, सभी मंत्रियों में एक नेता होता है जो प्रधान नेता होता है। ठीक है, उसको क्या नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है? समान में प्रथम है, समकक्षों में प्रथम है। क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो होते तो क्या है? मंत्री। तो प्रधानमंत्री की शपथ में और अन्य मंत्रियों की शपथ में कोई अंतर नहीं होता है। अगर शपथ की हम बात करें, प्रधानमंत्री की शपथ की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किसकी शपथ दिलाता है? पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में जो भी न्यूज है, जो भी सूचना है, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में जो भी तथ्य हैं, विशेषताएं हैं, वो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी।
ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है आर्टिकल 75(2) के तहत स्पष्ट नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति को अगर लगे कि उसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो उसको बर्खास्त कर सकता है या त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है वो क्या नहीं कर सकते, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते या त्यागपत्र नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की और उसके कार्यों की, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है आज की उसमें क्या क्या होने वाला है ये मैंने आपको एक ट्रेलर उसके बारे में बताया है कि भाई हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जो है मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, अभी हम इन्हीं चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को जो है किसमें पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहे क्लास के साथ। अब शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। संविधान में भारतीय प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर के, ठीक है, उसके निर्वाचन को लेकर के कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और संविधान प्रधानमंत्री की क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, निर्वाचित नहीं करता है, चयनित भी नहीं करता है, क्या करता है, नियुक्ति करता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये पिछले एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी नियुक्ति कर देगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। लेकिन सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये हमने देख लिया था। अभी आगे देखते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। जैसे पहली सिचुएशन क्या है, यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो, ठीक है, यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत जो है प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, इस राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर, कितने समय में, 1 माह, याद रखना, 1 माह के भीतर क्या करता है, विश्वास मत, ठीक है, सदन के भीतर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है, ठीक है। एक तो होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव में तो प्रधानमंत्री जो है सरकार लेकर के आती है कि हमें इतने जो सदस्य हैं उनका विश्वास प्राप्त है, और अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है सदस्यों के द्वारा कि उनको, कि भाई ये जो मंत्रिपरिषद है, ये जो सरकार है, इसमें अब बहुमत नहीं है, इसके पास इतनी सीटें नहीं है कि सरकार बना सके, इसने विश्वास मत खो दिया है, ठीक है। तो वो क्या लेके आते हैं लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अब चूंकि देखो होता क्या है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, तो भारत में सत्ता किसके अधीन है, ठीक है, सत्ता का जो सत्ताधारी वो कौन है, हम भारत के लोग। ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना पढ़ी है ना, ठीक है। तो प्रस्तावना के लिए एक अलग से मैं क्लास लेकर के आऊँगा। अभी जो अपने जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसको हम टू द पॉइंट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो इसके साइड है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आवश्यक है, उसकी मैं एक अलग से क्लास लेकर के आऊँगा ये कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो तब हम देखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो सत्ता किसके हाथ में है, भारत के लोगों के हाथ में। लेकिन जो भारत के लोग हैं, ऐसे आप हो, हम हो, ठीक है, हम तैयारी करने में लगे हुए हैं, हमारे पास सत्ता का प्रयोग करने का समय नहीं है, ठीक है। हम सत्ता नहीं करना चाहते, हम उदारवादी हैं, हम दूसरे को सौंप देते हैं, समझ रहे हो। वरना मालिक तो आप ही हो, लेकिन हमें जो मालिक बनने का शौक नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि हमें क्या बना दिया जाए,
सरकारी नौकर बना दिया, जबकि आप क्या हो, मालिक। ठीक है, तो मालिक कौन है, भारत के लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, इस सत्ता को संभालने के लिए क्या करते हैं, मत के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मत देते हैं, वोट देते हैं। वोट के द्वारा ये सत्ता किसको सौंप देते हैं, प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ के कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं। ठीक है, अब इनको आपने शक्ति दे दी, ये संसद में गए। संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा क्या है, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा क्या है, लोकप्रिय सदन है, निचला सदन है। यहाँ पर आपके जो प्रतिनिधि है वो चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, और जो मंत्री प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसी को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं मोदी जी की सरकार आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक है, तो उसी को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, सरकार। तो सरकार कहाँ से बनती है, लोकसभा के, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ठीक है, फिर सरकार के नीचे ये क्या होती है, कार्यपालिका होती है। अभी हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका में कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या होता है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, जैसे IAS है, सिविल सर्विसेज हैं, जो सरकारी कार्य प्रणाली है वो क्या है, प्रशासनिक कार्यपालिका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चलता है, शासन चलता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत, वैसे तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, लेकिन अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या करेगा, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से, ठीक है, अपने विवेक से किसको आमंत्रित करेगा, सामान्यतः सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। और उसके बाद में 1 माह के अंदर उसको क्या करता है, विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। विश्वास का क्या मतलब है, उसको जनता का सपोर्ट है। ठीक है, उसके पास इतनी सीटें हैं, उसके पास इतने प्रतिनिधि हैं, ठीक है, कि वो सरकार बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वो है उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि भाई जो लोकप्रिय है, ठीक है, जिसके पास सीटें बनाने के लिए पर्याप्त विश्वास है। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें इस सिचुएशन के लिए, तो राष्ट्रपति द्वारा विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग सबसे पहले 1979 में किया गया था। कब किया गया था, 1979 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1977 में आपातकाल को हटाया गया और इंदिरा गांधी ने जो है फखरुद्दीन अली अहमद तत्कालीन राष्ट्रपति, उनसे क्या राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाने की मांग की। ठीक है, उनको परामर्श दिया कि आप क्या करो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। ठीक है, कुछ 1975 में लग गया, 1977 में उन्होंने हटा दिया, आपातकाल को हटवाया गया और जो है लोकसभा को भंग करने का परामर्श दिया राष्ट्रपति को और दोबारा से चुनाव की मांग की। ठीक है, तो चुनाव हुए 1977 में, जनता गठबंधन जो है बना, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, ये सभी थे। ठीक है, गठबंधन बनाया गया। गठबंधन के बाद मोरारजी देसाई को जयप्रकाश नारायण के कहने पर, ठीक है, उनके सपोर्ट से मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, अब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, इनकी आपस में बनती नहीं थी। चौधरी चरण सिंह को जो है पहले गृह मंत्री बनाया गया, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन जो है विवादों के चलते हुए चरण सिंह ने क्या किया, अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो मोरारजी देसाई के पास जो है विश्वास मत नहीं रहा, बहुमत नहीं रहा। ठीक है, बहुमत नहीं रहा तो मोरारजी देसाई को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद में किसको बनाया गया, चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह ने जो है इंदिरा गांधी की सहायता से, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस आई थी, उन्होंने बोला हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप जो है प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हो जाओ। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया किसको, चौधरी चरण सिंह को। अब चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री बन गए।
अब उनको कहा गया कि आप 1 माह में जो है विश्वास मत हासिल करो। अब विश्वास मत 1 माह हुआ ही नहीं। उससे पहले इंदिरा गांधी ने इनको, जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट का जो आधार था वो उन्होंने ये कहा था कि आपातकाल के दौरान जो हम पे जो आरोप लगाए गए हैं इंदिरा गांधी पे और संजय गांधी पे, वो जो आरोप माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर उन आरोपों को माफ किया जाएगा तो ही क्या होगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मोरारजी चरण सिंह ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो उनका सपोर्ट नहीं करूंगा, इनकार कर दिया। उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। जब इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट वापस लिया तो मोरारजी जो चौधरी चरण सिंह है वो क्या नहीं कर पाए, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो मात्र 23 दिन के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और 23 दिन जो है विश्वास मत हासिल करने से पहले ये जो हट गए थे। ठीक है, इस वजह से क्या है, संसद का सामना भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कभी संसद में नहीं गया, जाना तो चाहता था पर मौका ही नहीं मिला, समझ रहे हो। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने कभी संसद का सामना नहीं किया, तो वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब इसमें देखो चरण सिंह ने क्या किया, मोरारजी देसाई को सपोर्ट नहीं किया तो मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर कांग्रेस ने चरण सिंह को एक बार सपोर्ट देके फिर वापस पीछे हट गए। तो जैसा किया, चरण सिंह की वजह से मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की वजह से चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद एक अजीब घटना और, जगजीवन राम जो है उन्होंने बोला भाई आप, चरण सिंह को बोला, उन्होंने इसका विरोध किया। चरण सिंह ने क्या किया, इस्तीफा दिया और लोकसभा को भंग करके चुनाव की मांग की कि जो है दोबारा चुनाव किए जाए। लेकिन जगजीवन राम ने इसका विरोध किया कि यार आप जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, हमें तो मौका दो, कम से कम हम तो विश्वास मत हासिल करें, प्रधानमंत्री बनने का मौका लें। लेकिन चरण सिंह ने जो है एक किसी की नहीं सुनी, उन्होंने बोला ठीक है लोकसभा भंग करो और जो है नया चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे की। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन कौन सी है, जहां पे राष्ट्रपति जो है क्या करता है, अपने विवेकाधीन शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। तो दूसरी स्थिति क्या है, जो मैंने आपको बता दी थी कि जब प्रधानमंत्री क्या हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, ठीक है, और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो, तो जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, तो 1984 में, कब, 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ठीक है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किसको बनाया, राजीव गांधी को क्या बनाया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो ये किसका विवेकीय शक्ति है, राष्ट्रपति की, कि अगर प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए, अगर किसी प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए तो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये किसकी संविवेकीय शक्ति है, यह है राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्ति। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देखा है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्ञानी जेल सिंह ने किसको बनाया, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब आगे देखते हैं तीसरी सिचुएशन। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है कि यदि किसी दल में, ठीक है, दो नेता प्रभावी रूप से क्या हो, समान रूप से प्रभावी हो, ठीक है, दोनों का प्रभाव बराबर है उसमें दल में। ठीक है, तो किसे प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त बुलाया जाएगा, ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति जो है उस होने से पहले उसको बहुमत सिद्ध करना पड़े। ठीक है, 1980 में निर्णय किसने दिया था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आप तो क्या करो, एक बार किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो, फिर उसके बाद उसको मौका दो विश्वास मत हासिल करने का। ठीक है, एक निश्चित समय सीमा में वो अपना विश्वास मत हासिल करेगा, उसके बाद में उसको क्या है, प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार बनाने दो। ठीक है, तो इसी वजह से चौधरी चरण सिंह को क्या कर दिया गया था, पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह को लगा कि हम प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने लाल किले से बढ़िया भाषण दिया, और उसके बाद जो है विश्वास मत जब हासिल करने की बारी आई संसद में, तो कांग्रेस ने क्या किया, अपना विश्वास मत वापस ले लिया था। तो ये कहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये किसने कहा था, 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। समझ रहे हो,
पहले बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ये 1980 में यह निर्णय किसने दिया था? उच्च न्यायालय ने दिया था। ठीक है, तो उसके आधार पे फिर इसका बढ़िया यूज हुआ। ठीक है, खूब सारा यूज हुआ और जितने भी आगे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका प्रयोग किया। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1999, तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, मात्र 23 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद में वीपी सिंह 1983 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, एचडी देवगौड़ा 1996 में, आई के गुजराल 1937 नहीं है यहाँ पे, 37 कहाँ से आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। तो ये वे प्रधानमंत्री हैं जिनको पहले ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था और विश्वास मत जो है इन्होंने बाद में हासिल किया। ठीक है, इसके चलते कई तो पहले ही हट गए थे, इस्तीफा देना पड़ा उनको। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो उच्च न्यायालय ने दिया था, उच्चतम न्यायालय ने, वो दिया था 1997 में। 1997 में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी जो है आप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, बस शर्त यह है कि नियुक्ति के बाद में 6 महीने के भीतर भीतर जो है उसको क्या लेना पड़ेगा? किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने 1997 में। तो जब मैंने आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो प्रणब मुखर्जी हैं उनको टीएन शेषन की वजह से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नरसिम्हा राव ने उनको वाणिज्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन और वो जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा। लेकिन जो टीएन शेषन है उन्होंने जो है चुनाव को निरस्त कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक उच्चतम न्यायालय और सरकार जो है ये निर्वाचन आयोग की वास्तविक शक्तियों को नहीं पहचानेगी, उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान नहीं करेगी पावरफुल, तब तक जो हम चुनाव नहीं करवाएंगे। समझ रहे हो? तो उस वजह से क्या करना पड़ा? 6 महीने में चुनाव नहीं हो पाए और प्रणब मुखर्जी को क्या देना पड़ा? मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो 6 महीने में क्या है, प्रधानमंत्री का पद जो है, जो 6 महीने में वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाए। ठीक है, तो यह निर्णय कब दिया गया था? सबसे पहले 1997 में। कब दिया गया था? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो भारत है, भारत में तो जुगाड़ चलता है पूरा पूरा, और भारत में तो नियम बाद में बनते हैं, पहले उनके तोड़ने का तरीका पहले ढूंढ लेते हैं। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, मंत्रियों ने क्या तोड़ निकाला कि भाई अब 6 महीने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भाई 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। सही बात है, तो इन्होंने बोला सही बात है भाई, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाओ, अब हटा दो। हट गया 6 महीने बाद, अब इसको जो है वापस 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो। समझ रहे हो? फिर ये यहाँ पे 6 महीने यहाँ इस्तीफा दे दिया, 6 महीने इस्तीफा देने के बाद में वापस 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो। समझ रहे हो? तो भारत में तो हर चीज़ का क्या है, जुगाड़ है, हर चीज़ का मिसयूज कर सकते हैं। तो इस वजह से आगे उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गया उसको दोबारा 6 महीने के बाद में दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ये तो आपने देख ही लिया। अब आगे देखते हैं कि, और इसी वजह से देखो पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे और एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लोकसभा के सदस्य बने वो। ठीक है, और उस 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है जब प्रधानमंत्री बने थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है लोकसभा का सदस्यता हासिल कर ली थी। इस प्रकार 2 प्रधानमंत्री कौन कौन है, नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये आप याद रखना। ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं? पर नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये इन्होंने पद ग्रहण करते समय इनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं थी। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी
का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। ठीक है, जो हमने देखा था इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह है, एच डी देवगौड़ा, ये कहाँ से थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि हम देखते हैं कि सामान्यतः जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन देखो जो ब्रिटेन में जो संसद है, जो ब्रिटेन की जो संसद है उसको हम क्या कहते हैं? यूके संसद। ठीक है, यूके संसद कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? यूके संसद। इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके दो सदन है। यूके संसद के कितने सदन है? दो सदन है। पहला कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। और दूसरा कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में अगर हम देखें तो भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स की जो तुलना है वो की जा सकती है लोकसभा से। ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो तुलना है वो की जा सकती है राज्यसभा से। ठीक है, यह स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है कि भारत में जो है प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन जो ब्रिटेन है वहां पे प्रधानमंत्री जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही जो है प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कथन आ जाए प्रश्न में तो आप सही कर दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, ये मैंने आपको बता दिया था, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा से सदस्य थे। अब यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे। ठीक है, या फिर कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, ठीक है, नोट, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। तो अभी तक हमने क्या देखी थी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में। तो प्रधानमंत्री की शपथ की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 में क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दो प्रकार की शपथ होती है, एक तो पद की शपथ दिलाता है, एक गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसकी शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, अनुसूची 3री अनुसूची के अनुसार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये हम अलग से वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में पेमेंट, वेतन के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तो कौन सी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाता है पद और गोपनीयता की? 3री अनुसूची के अनुसार। तो ये आप यहाँ लिख लेना, किस कौन सी अनुसूची? 3री अनुसूची। ठीक है, अब मैंने आपको जो है इससे पहले राष्ट्रपति पढ़ा दिया है, उपराष्ट्रपति भी पढ़ा दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप जो है बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं और क्लास को अच्छे से देखते हैं। तो अगर आप क्लास को अच्छे से देखते हो तो आपका रिवीजन जो है आवश्यक है। तो रिवीजन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल के तहत इनको दिलाई जाती है। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, पद और गोपनीयता की शपथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन संविधान के अनुसार आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, प्रसाद का सामान्यतः अर्थ है, आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद ग्रहण करते हो। ठीक है, तो प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा। भगवान की कृपा ग्रहण कर रहे हो, भगवान की कृपा बनी हुई है,
ऐसे ही इसको आप याद रख सकते हो कि जो प्रसाद है इसका मतलब है कृपा। तो जब तक राष्ट्रपति का हाथ है, राष्ट्रपति की कृपा बनी हुई है प्रधानमंत्री पर, तब तक क्या रहेगा, प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। लेकिन इसका मतलब, हाँ, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई राष्ट्रपति ने जब मन चाहा प्रधानमंत्री को हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? राष्ट्रपति तब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। समझ रहे हो? आपने सत्ता उसको स्थानांतरित करी है अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, और उसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, और बहुमत प्राप्त है तो मतलब जनता का शासन है, एक तरीके से जनता की सत्ता है। तो जब तक बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति जो है उसको नहीं हटा सकता, ना ही उसको त्याग बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो बहुमत खो दे, इसका मतलब जनता नहीं चाहती कि वो सरकार में रहे, ठीक है, या शासन करे, तो इस वजह से राष्ट्रपति जो है उसको त्याग पत्र के लिए कह सकता है या फिर उसको बर्खास्त कर सकता है। और जैसे प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा या उसको बर्खास्त किया जाएगा, मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी सरकार जो है बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से जो है त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। ये बातें हमने देख ली थी। आगे देखते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से नवीन लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह अपने पद ग्रहण की तिथि से, समझ रहे हो, अपने पद ग्रहण के बाद में जो नई लोकसभा चुन करके आती है, ठीक है, नई सरकार बनती है, ठीक है, नया प्रधानमंत्री बनेगा, नई मंत्रिपरिषद बनेगी, चुनाव के बाद उसका गठन होगा, उसके गठन के तक जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमने किसके बारे में बात कर ली, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति देख ली, प्रधानमंत्री के शपथ देख ली, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों के बारे में। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत में हमने देखा था प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है समय समय पर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के वेतन जो है वो कौन निर्धारित करता है, संसद। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। संसद सदस्य का मतलब क्या है, सांसद। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है, ठीक है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो जो विधायिका है उसी का पार्ट कौन होती है, कार्यपालिका। ठीक है, जो कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, संसद से, मतलब विधायिका से तो आते हैं। समझ रहे हो? तो विधायिका मतलब मंत्री बनेगा व्यक्ति या प्रधानमंत्री बनेगा तो उससे पहले क्या आवश्यक है, उससे पहले आवश्यक है उसका सांसद होना। ठीक है, तो भले ही प्रधानमंत्री हो है तो वो सांसद ही। ठीक है, तो सांसद के बाद प्रधानमंत्री बना है, तो सांसद को, संसद के जो सदस्य है उसको जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं, प्रधानमंत्री को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री को क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो इसको अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ते, ठीक है, मुफ्त आवास प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को ये भत्ते प्राप्त होते हैं। उसके बाद 2001 में संसद ने उसके व्यय मतलब खर्चा विषयक भत्तों को 1500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, ये तो खर्चा है, ठीक है, खर्चा भत्ता है, ऐसे नहीं है कि वह 3000 रुपये मिलते हैं, बहुत रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को मिलने वाली प्रति माह वेतन राशि कितनी है, 50,000। 50,000 तो क्या है, इसका मूल वेतन है। देख रहे हो धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो आपको 3000 देख के आप सोच रहे थे प्रधानमंत्री को तो कुछ मिलता ही नहीं होगा। ठीक है, तब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। प्रति माह वेतन कितना मिलता है, 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 3000 रुपये जो है उसको खर्चा भत्ता मिलता है दिल्ली का। ठीक है, उसके बाद में 45,000 रुपये उसको संसदीय भत्ता मिलता है। 45,000 रुपये संसद में जो उसके जो खर्चा पानी लगता है उसका, वो उसको मिलता है। उसके बाद में 2000 रुपये दैनिक भत्ता शामिल है, 2000 रुपये डेली मिलते हैं। समझ रहे हो? तो वैसे ही अलग अलग लिख रखा है,
अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आराम से मिलते हैं प्रधानमंत्री को, समझ गए। तो प्रधानमंत्री को वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है समय समय पर। और वैसे ये कोई काम का नहीं है, लेकिन आप जब प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो प्रधानमंत्री के कितना वेतन मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये उत्सुकता जो है आपकी दूर होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पढ़ लिया और प्रधानमंत्री से संबंधित कोई डाउट आपके मन में रह गया तो फिर प्रधानमंत्री पढ़ने का क्या मतलब है, समझ रहे हो। तो आपको तो इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री के वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है, ठीक है। यह जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति देख ली, प्रधानमंत्री की शपथ देख ली, प्रधानमंत्री का कार्यकाल और प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं जो अलग अलग है, ठीक है। मंत्रिपरिषद से संबंधित अलग है, राष्ट्रपति से संबंधित अलग है, संसद से संबंधित अलग है। तो हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कार्य है कि वह मंत्री नियुक्त करने हेतु दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सिफारिश करता है प्रधानमंत्री की किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, मंत्री नियुक्त करना है और किसको नहीं करना है। और राष्ट्रपति भी उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसी को मंत्री नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इतना समझ में आ गया कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सहायता से किसकी नियुक्ति करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और फिर राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंस देख रहे हो मंत्रिपरिषद में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 77 हमने पढ़ा था, आर्टिकल 77 जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे और राष्ट्रपति कार्यों को और सुविधापूर्वक बनाने के लिए वो क्या करेगा? कार्य आवंटन करेगा, ठीक है। तो कार्य आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन विभागों का जो विभाग कौन बांटता है मंत्रियों में? वो बांटता है प्रधानमंत्री। तो ये आप ध्यान रखना, कार्य आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति। और विभागों को बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। और उनमें फेरबदल भी कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। या तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को कह दे जाकर के कि भाई साहब आप जो है समय हो गया आपका, आप त्यागपत्र दे दो। अगर वो व्यक्ति नहीं माने तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे बर्खास्त कर देगा उस सदस्य को। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति अगर उसको कह देगा कि तेरे को त्यागपत्र देना है तो देना ही पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है, ठीक है। तो यह प्रधानमंत्री क्या करता है? त्यागपत्र की सलाह भी दे सकता है, या तो त्यागपत्र के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है। अगला कौन सा कार्य है राष्ट्रपति का? प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद संबंधित। तो वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है, ठीक है। जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो उस समय और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं और प्रधान वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनका उत्तरदायित्व है। जैसे उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, और कोई विधिक अधिकार भी नहीं होता है, ठीक है, विधिता अधिकार नहीं हो। तो इस तरीके से प्रधान उसकी संरचना क्या होती है मंत्रिपरिषद की, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद में, ठीक है। तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। वह सभी मंत्रियों की गतिविधि को नियंत्रित व निर्देशित करता है और उसमें क्या करता है? समन्वय करता है, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं, उनको क्या करता है? नियंत्रित कौन करता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? इन मंत्रियों को नियंत्रित करता है, उनको निर्देश देता है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है और
किसी मंत्रियों में भेदभाव हो जाए या मनमुटाव हो जाए तो उनमें समन्वय भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, अगर मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो जो प्रधानमंत्री है वो त्यागपत्र दे दे, ठीक है, और दूसरा कोई मंत्री है वो त्यागपत्र दे, उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो क्या सिचुएशन होगी? देखो, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है या त्यागपत्र देता है, उसको बर्खास्त किया जाता है, तो उसकी जगह दूसरा मंत्री नियुक्त कर देता है। कौन? प्रधानमंत्री। समझ रहे हो? तो प्रधानमंत्री अगर बर्खास्त करता है, इस्तीफा देता है, तो एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो? उसके बाद में मंत्रिपरिषद को पूरी को ही बर्खास्त किया जाता है। लेकिन मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो उसको दूसरे मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, और एक जो है शून्यता उत्पन्न हो जाती है। जबकि दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्ति उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये बात हमने देख ली थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य या कार्य। इससे पहले हमने क्या देखे थे कि मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं या उसके क्या कर्तव्य हैं या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। तो ये कहां पर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 78 में। जब हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था और राष्ट्रपति की हमने कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी थी, तब भी हमने आर्टिकल 78 को पढ़ा था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो संघ की कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है? मेरे ख्याल से अब तो आपको याद हो गया होगा। मैंने जो है कार्यपालिका को इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हो तो आप चाहकर भी नहीं भूल सकते कि कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका और विधायिका के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना दे। ये प्रधानमंत्री का कार्य है कि वो आगे से सूचना दे, ठीक है, बिना मांगे। ये तो क्या है? पहला कर्तव्य है। दूसरा, भाई अगर प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति मांगेगा, और राष्ट्रपति मांगेगा तो प्रधानमंत्री को सूचना उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये भी क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, तो दूसरा कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि यदि राष्ट्रपति कार्यपालिका व विधायिका से संबंधित कोई सूचना मांगे तो सूचना उपलब्ध कराएगा। ये किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री के दो कर्तव्य पढ़ लिए राष्ट्रपति से संबंधित। अब तीसरा कर्तव्य देख लेते हैं। तीसरा कर्तव्य क्या है कि यदि किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है, ठीक है, किसी मंत्री के दिमाग में कोई आइडिया आ गया, ठीक है, तो और मंत्री परिषद में उस पर विचार विमर्श नहीं किया, उसको बोलने नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि मंत्री परिषद उस पर क्या करे? विचार करे। ठीक है, तो राष्ट्रपति कह सकता है किसको? प्रधानमंत्री को, कि भाई जो है इसने जो विचार किया है उस पर क्या किया जाए? चर्चा की जाए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने कोई बात अपने पिताजी को बोली जा करके कि मुझे जो है साइकिल लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ भी स्कूटी वगैरह लेनी है, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सब, ठीक है, और राष्ट्रपति ने जो आपके जो पिताजी है उन्होंने क्या उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, मैं बोला ठीक है, मतलब रहने दो, मना कर दिया, या फिर कोई भी बात है बात को टाल दिया, और आप जो है अपनी मम्मी के पास गए तो मम्मी यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है, पत्नी क्या है? राष्ट्रपति, और पति क्या है?
प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मम्मी जो है क्या बोलेगी राष्ट्रपति को कि नहीं नहीं एक बार देखो ये सही कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसको स्कूटी दिला दो क्या फर्क पड़ता है, कोचिंग दूर है, स्कूल जो भी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि यदि मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है और मंत्रिपरिषद उस पर विचार विमर्श नहीं किया है तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अपेक्षा, प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है क्या कि जो है उस मंत्री परिषद जो है उस पर क्या करे, विचार करे, ठीक है। तो वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित अब इसके अलावा क्या क्या कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य तो हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे और कौन कौन से कर्तव्य हैं वो हम देखते हैं। वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्ति। जब हमने महत्वपूर्ण आयोग पढ़े थे, अपने सिलेबस में एक टॉपिक है महत्वपूर्ण आयोग जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और हमारी क्या खास बात है कि हमने सबसे पहले जो टॉपिक सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उसी को पढ़ा था। तो हमारे आयोग महत्वपूर्ण आयोग जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आयोग हमने पढ़ लिए हैं। तो जब मैंने आयोग आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन मैंने नीचे एक स्टार लगा के बताया था कि राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति कैसे करता है, चयन समिति के आधार पर करता है, और चयन समिति का अध्यक्ष हमेशा कौन होता था, प्रधानमंत्री। तो वही यहाँ पर बात रिपीट हो रही है। वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्ति में क्या देता है, परामर्श देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री। किस किस की, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। अब आगे संसद के संबंध में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। अब हमने क्या 3-4 क्लासों में लगातार राष्ट्रपति पढ़ा है, तो मेरे का वो जुबान पे बैठ गया राष्ट्रपति, तो जो मैं बोलना प्रधानमंत्री चाहता हूँ और जो है मुंह से क्या निकल जाता है, राष्ट्रपति। तो जो है आप जो है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, फीलिंग्स को समझे। कई बार वर्ड्स जो है गलती हो जाती है, तो भावनाओं को समझे, और अगर मेरे मुंह से गलती से कहीं पर राष्ट्रपति निकल जाए तो आप उसका मतलब क्या समझोगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ लिया मंत्रिपरिषद से संबंधित, हमने पढ़ा है राष्ट्रपति से संबंधित, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कर्तव्य संसद से संबंधित, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, निचले सदन। निचला सदन का क्या तात्पर्य है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, सामान्यतः देखा जाता है, लेकिन कुछ जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो राज्यसभा से भी हुए हैं, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत मतलब बुलाना। आपके सिलेबस में क्या है, हिंदी भी है, तो आप हिंदी पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो सत्र आहूत का क्या मतलब होता है, आहूत मतलब होता है बुलाना। जैसे आहुति नहीं देते हम, यज्ञ में आहुति देने का क्या मतलब है कि हम कि उस देवता को बुला रहे हैं, ठीक है। तो सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, इसकी आप संधि विच्छेद करोगे तो सत्र प्लस अवसान, अवसान का क्या मतलब होता है, समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना। तो सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भाई अब जो है कंट्रोल नहीं हो रही है, माहौल जो है सरकार के विरुद्ध बनते जा रहा है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे देता है, बोलता है चुनाव की घोषणा कर दो। समझ रहे हो। जैसे 1975 में आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा था कि भाई आप जो है लोकसभा भंग कर दो, नए चुनाव की मांग करो। ऐसे जब हमने पढ़ा था तो चौधरी चरण सिंह ने भी यही किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको विश्वास मत हासिल नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और जो है नए चुनाव की घोषणा कर दी, लोकसभा भंग करवा दी। और उसी को देखते हैं तो जगजीवन राम, उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई अभी आप लोकसभा भंग क्यों कर रहे हो, चुनाव की घोषणा क्यों कर रहे हो, हमें मौका तो दो एक बार विश्वास मत हासिल करने का, क्या पता हम प्रधानमंत्री बन जाएं। समझ रहे हो। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, वो क्या कर सकता है, लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह सरकार नीतियों की घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां व कार्य। ये तो हमने टॉपिक वाइज देख लिया,
भाई मंत्री परिषद से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित और किससे संबंधित, संसद से संबंधित। अब हम देखेंगे कि जो इन तीनों से परे हैं, ठीक है, जैसे वह नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये भी इसकी एक शक्ति है प्रधानमंत्री की, ये भी क्या इसका एक कर्तव्य है, कार्य है, समझ रहे हो। तो ये हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ रहे हो। तो कौन जाता है वहां पे, विदेश की यात्रा कौन करता है, मोदी जी कर रहे हैं फिलहाल। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका एक कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसको क्या करता है, मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। चुनाव होते हैं तो जगह जगह, भले ही वो विधानसभाओं के चुनाव हो, ठीक है, भले ही वो लोकसभा के चुनाव हो, जो मोदी की रैलियां हर जगह होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। उसके बाद वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। इसके अलावा देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है, ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है, ठीक है, ये तो हो गया। वह ये जो प्रश्न है इस तरीके से आप कहाँ लिख सकते हो, प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियाँ, ठीक है। तो ये एक तो आपको कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसे ये नोट्स जो हैं ये मान के चलो कि आप बहुत बेस्ट नोट्स हैं, सबसे अच्छे नोट्स हैं ये। अगर आप RS मेंस लिख रहे हो या RS की तैयारी भी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम आते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो आराम से इनको पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो इन नोट्सों को संभाल के रखना। आपको जो है ये मान लो कि बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है और आप इन नोट्सों से आपको अनुभव होगा ये चीज़। जब आप एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद में अगर आगे आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप RS वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि ये नोट्स से आपके वहाँ काम आ जाएंगे, समझ रहे हो। इन बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और इनको हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है। तो वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है, कौन, सेनाओं का। और वैसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक संसदीय शासन प्रणाली है तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये भी कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए, भारत में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने ये अंबेडकर जी ने ये कहा है कि अगर अमेरिका का जो शासन अध्यक्ष है या अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अगर हम उसकी तुलना करना चाहें भारत में किसी के साथ, तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं है, वो कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री है जो क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है। तो आप देखते ही हो भाई, विदेश में कौन जाता है, मोदी जी जाते हैं। ट्रम्प से कौन मिलता है, मोदी जी मिलते हैं। अगर यहाँ ट्रम्प आता है तो भी कौन मिलता है, मोदी मिलता है। तो बातें कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं, ठीक है। तो अंबेडकर ने क्या कहा प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कि यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना अमेरिका के अध्यक्ष से की जा सकती है तो वो कौन है, प्रधानमंत्री है। कौन नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो वो कौन है, प्रधानमंत्री है। तो ये लाइन आप याद रखना, ये कथन के रूप में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ये लाइन, ये कथन किसने कहा था। अब आगे देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। ये तो हमने देख ली सैद्धांतिक स्थिति, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे होता है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, वास्तविक स्थिति ये होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जो एक प्रधानमंत्री को शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी है, नरेंद्र मोदी है, जवाहरलाल नेहरू है, समझ रहे हो। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक प्रधानमंत्री को, क्योंकि भाई संविधान में तो सबके लिए समान रूप से लिखा गया है कि वास्तविक प्रधानमंत्री, वास्तविक जो प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और कुछ प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कम प्रभावशाली होते हैं या कम छाप छोड़ के जाते हैं इतिहास में,
समझ रहे हो? जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आज बच्चा बच्चा इन सबको जानता है, इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। लेकिन कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनको जो है लोग पसंद नहीं करते, समझ रहे हो, या फिर उनका जो है उनको बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें निर्भर करती हैं उनकी कुछ परिस्थितियों पे, और वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करते हैं, या उसको और अधिक प्रभावी बनाते हैं, या उसको क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है। जो प्रधानमंत्री है वो अगर किसी दल से आता है तो उस दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है, वो बहुमत में है, गठबंधन की सरकार है, ठीक है, या फिर एक तरफा सरकार है, या फिर देश में उसके प्रति कैसा माहौल है। तो प्रधानमंत्री जिस दल का बना है, जैसे अगर सीटें ज़्यादा आती हैं किसी दल की, जैसे भाजपा है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री क्या होगा, शक्तिशाली प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अगर किसी गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री है तो वो क्या है, शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कोई भी किसी भी वक्त समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी, समझ रहे हो। सीटों को फिर से वो इकट्ठा करने में जुटा रहेगा कि बहुमत कैसे मैं हासिल करूं। तो वो व्यक्ति जो है अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएगा। तो पहली स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री की दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है, बहुमत में है या अल्पमत में है। तो यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार का है, मतलब गठबंधन का सरकार का है, या भारी समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होगी, कमजोर होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई जो जनता गठबंधन था, जनता दल था, उसमें अलग अलग जो है पार्टियां मिली हुई थी, और उन्होंने मिलकर के मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री बना दिया। अब उनके आपस में विवाद होने लग गए, आपस में उनकी बनती नहीं थी। चौधरी चरण सिंह बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मोरारजी देसाई के मैं करूं, ठीक है। तो उनमें आपस में विवादों के चलते वो सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। मोरारजी देसाई जो थे वो ज़्यादा दिन तक क्या नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई को जो इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ, कांग्रेस के समर्थन से जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया विश्वास मत से पहले ही, तो वो वापस क्या हुआ, वो उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो उनकी सरकार भी नहीं टिक पाई। तो ये जो दल में लोकसभा की, उनके जो दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है, ये प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करती है, समझ गए। तो पहला सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा कौन सा कारक है, ठीक है। जैसे आगे क्या बताया कि एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री शासन की वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। इंदिरा गांधी को जब पहले एक ही दल हुआ करता था, कांग्रेस, ठीक है, तो एक कांग्रेस के हर बार प्रधानमंत्री बनता था, तो वो अच्छे से शासन करते थे, ठीक है, शक्तिशाली होते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू को देख लो, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को देख लो आप, इंदिरा गांधी को देख लो, समझ रहे हो। तो एक ही दल का अगर प्रधानमंत्री बनता है, एक ही दल बहुमत में आता है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, वो अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। अब आगे बात करें, प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। प्रधानमंत्री की जो है स्थिति उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, कुछ होते हैं अंतर्मुखी, कुछ होते हैं बहिर्मुखी, कुछ होते हैं भाई दबंग निर्णय लेने वाले, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी है, ठीक है, अपने नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है मनमोहन सिंह जी को जो है पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति जो है किस पर निर्भर करती है, उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में, और निर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। जबकि संविधान में तो दोनों के लिए बात सेम लिखी हुई है कि वह संसदीय शासन प्रणाली है, और वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो अंतर कहाँ होता है, उसके दल की स्थिति कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि अपने राजनीतिक दल में, ठीक है, उसके खुद के राजनीतिक दल में या फिर उसके राजनीतिक गठबंधन में उसे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। समझ रहे हो भाई, उन्होंने गठबंधन बनाया या फिर उसके राजनीतिक दल में उसका कितना सम्मान है, कितनी रेस्पेक्ट है, या कितना वो निर्विवाद है,
ठीक है, निर्विरोध है, समझ रहे हो। तो वो स्थिति भी उसकी जो है वास्तविक शक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। अपने राजनीतिक दल में वह निर्विवाद नेता है होने पर उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन यदि उसके दल या दलीय गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उसकी स्थिति जो है कमजोर हो जाती है। अगर गठबंधन की सरकार होती है तो उसकी जो है राजनीतिक आकांक्षाएं सदस्यों में ज़्यादा होती हैं, सत्ता लोलुपता के चक्कर में वो कहते हैं अवसरवादी राजनीति को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अवसरवादिता की वजह से वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, इस वजह से जो है कभी समर्थन वापस लेते हैं, कभी समर्थन देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी जो प्रधानमंत्री है वो निर्णयों को अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाता, समझ रहे हो। इस वजह से उसकी स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यह भी क्या करता है, प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्ति तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में जो है वैसा नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में भारी बहुमत से आई, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता कम होने लगी, ठीक है। लोगों को माहौल ऐसा लगा कि अगली बार जो है भाजपा नहीं आएगी, लेकिन एक अचानक से घटना होती है पुलवामा अटैक वाली, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और जो है भाजपा की तरफ झुक जाता है कि भाजपा को क्या करना है, वोट देना है, समझ गए। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी गंभीर स्थिति या कोई ऐसी घटना घटित होती है जो क्या करती है, प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करती है। जैसे भाई 370 को हटाना, तो 370 को हटाने के बाद में ये निर्धारित करता है कि भाई जो नरेंद्र मोदी है वो क्या है, प्रभावशाली शक्ति व्यक्तित्व को धारण करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, प्रधानमंत्री की स्थिति को और ज़्यादा शक्तिशाली करती हैं, जबकि सामान्य स्थिति में ऐसा किसी को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, भाई देश चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ऐसी सिचुएशन भी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र की व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को दुर्बल या सबल बनाती हैं, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं असफलताएं से युद्ध है, जैसे भारत पाक का युद्ध हुआ, तो भारत पाक युद्ध में 1971 में, ठीक है, भारत जीता। 1962 में जो है चीन के द्वारा भारत की हार हुई। 1965 में फिर भारत एक शक्तिशाली रूप में जो भारत पाकिस्तान युद्ध में फिर से उभर के आया। तो जब 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी आलोचना हुई, ठीक है। तो उस समय उनकी जो है उनकी जो छवि है, ठीक है, उनकी जो होता है ना भाई शक्तिशाली व्यक्तित्व है, ठीक है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठे। और जबकि जब 1971 में हम जीते तो इंदिरा गांधी का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर करके आया, समझ रहे हो। तो ये जो शक्तियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं और असफलताएं हैं, ये प्रधानमंत्री को सबल और दुर्बल बनाती हैं, ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी जी को देख लो, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो ये स्थितियां जो है उनको और सबल और प्रबल बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। सबसे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर हमने देखी थी उसका कार्यकाल कितना होता है, फिर उसका वेतन कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री का जो शक्तियां हैं, कार्य देखे हैं, राष्ट्रपति से संबंधित, संसद से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित। फिर हमने देखा उसकी वास्तविक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका। तो प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में किस व्यक्ति ने क्या कथन दिया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखते हो या पुराने पेपर उठा करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई हर बार एक प्रश्न जो है वो ऐसा पूछा जाता है कि एक कथन दे दिया जाता है और पूछते हैं कि ये कथन जो है किसके बारे में है या किस व्यक्ति ने कहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ लोगों ने कुछ कुछ कथन दिए हैं, तो उन कथनों को जो है हम देखेंगे और उन कथनों को याद करने का प्रयास करेंगे ताकि क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले व्यक्ति है लॉर्ड मार्ले, ठीक है। लॉर्ड मार्ले जो है उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम। भाई जितने भी मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं वो सब क्या है, मंत्री हैं। प्रधानमंत्री भी क्या है, एक मंत्री है, लेकिन वो समकक्षों में क्या है, प्रथम है। समान में से क्या है, प्रथम है। तो यही बात लॉर्ड मार्ले ने कही है कि समान के बीच प्रथम है।
और कैबिनेट रूपी चाप में के मुख्य प्रशस्तर के रूप में है। ठीक है, जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है उसमें तीन तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है, मूल रूप से जैसे पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री। और राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से चार प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रशस्तर के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ये प्रशस्तर का क्या मतलब होता है, ये आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं लॉर्ड मॉर्ले कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है। ठीक है, वही बात है, तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है और वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। ये बात कौन बोलता है, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके आगे सर विलियम बर्नर हाई कोर्ट, ये क्या बोलते हैं, सर विलियम बर्नर हाई कोर्ट क्या कहते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच में चंद्रमा, इन्होंने क्या बताया है कि जो अन्य मंत्री हैं वो तो क्या है, तारे हैं, और उनके बीच में प्रधानमंत्री किसकी तरह चमकता है, चंद्रमा की तरह। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। जेनिंग्स ने क्या कहा है कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री को क्या बताया, सूर्य, और अन्य मंत्री क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जो ग्रह की तरह क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। उसके बाद वह संविधान का प्रमुख मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग किसकी ओर जाते हैं, प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। ये बात कौन बताता है, जेनिंग्स बताते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में HR ग्रीव्स, ये क्या कहता है कि सरकार देश की प्रमुख है। ठीक है, और वह कौन, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, समझ रहे हो। पर देश में कौन प्रमुख है, सरकार प्रमुख है। सरकार का मतलब मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी की सरकार का क्या तात्पर्य है, उनके नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनी हुई है, जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। तो HR ग्रीव्स क्या कहते हैं कि सरकार देश की प्रमुख है और सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं मुनरो कहते हैं कि वह कौन, प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है, राज्य की नौका का क्या है, कप्तान है। रेमजे म्योर क्या कहते हैं, राज्य के जहाज का मल्लाह, राज्य के जहाज का क्या, राज्य के से तात्पर्य यहाँ देश से है। ठीक है, तो वह राज्य की नौका का कप्तान मतलब वह देश की नौका का कप्तान है, और राज्य के जहाज का मल्लाह मतलब देश के जहाज का मल्लाह है। ठीक है, अब आगे, तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, प्रधानमंत्री। ठीक है, बार बार राष्ट्रपति निकल रहा है, इसका मैंने आपको पहले क्लेरिफिकेशन दे दिया था। तो ये हमने देख लिया है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री देख लिया, इसका छोटा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें एक साथ याद आ जाएं। तो सबसे पहले हमने देखी थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद हमने देखा है प्रधानमंत्री की शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है 3री अनुसूची के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वेतन की, तो प्रधानमंत्री को जो है वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है समय समय पर। उसके बाद में हम बात करें प्रधानमंत्री का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल आर्टिकल 75(2) में यह लिखा हुआ है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको नहीं हटा सकता, उसको बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में हमने देखी थी प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां। कार्य शक्तियां किससे रिलेटेड देखी थी, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड देखी थी। ठीक है, और राष्ट्रपति से संबंधित, और देखी थी संसद से संबंधित इसके कर्तव्य और शक्तियां हमने देखे थे। फिर हमने देखी थी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या होती है। ठीक है, फिर हमने
वो वास्तविक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की भूमिका, किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कथन कहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरे प्रधानमंत्री को कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देख लें, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो जो आपको बताया है वो आपकी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, और आपने ये क्लास यहाँ तक देखी है, इसका मतलब आपको क्लास जो है पसंद तो आई है, और ये वास्तविकता है, भले ही आप स्वीकार करें या नहीं करें। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को कृपया करके लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री कब बना है, क्या कार्यकाल रहा था, क्या उपलब्धियां रही हैं उसकी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं इसके। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।